हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 3 से वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल पर टोटल 29 क्वेश्चन है, जिसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पहला पार्ट है, तो चलिए पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल के पहले क्वेश्चन से। इस मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है, what is the minimum size of copper earth continuity conductor used in a single phase domestic wiring as per BIS। यानी BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि BIS के अकॉर्डिंग सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग में कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का जो यूज़ किया जाता है उसका मिनिमम साइज़ क्या होता है। ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन ए में है 3 स्क्वायर mm, 3.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm या 1.5 स्क्वायर mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1.5 स्क्वायर mm, जिसे हम 1.5 mm स्क्वायर कह सकते हैं। यानी कि BIS के अकॉर्डिंग सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग में कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का मिनिमम साइज जो कि यूज़ किया जा सकता है वो है 1.5 स्क्वायर mm। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which method is used to reduce earth resistance value in a existing earth? मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि अर्थिंग करने के बाद, मतलब अर्थिंग हो चुका है, ठीक है, अर्थिंग कर दिया गया है और अर्थिंग के बाद हमें वो अर्थ रेजिस्टेंस जो है उसको कम करना है, यानी रेजिस्टेंस का मान हमें कम करना है। तो उस स्थिति में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। ऑप्शन ए में है इंक्रीज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना है। ऑप्शन बी में है कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पीट्स ऑलवेज, यानी धरती जहाँ पे अर्थिंग किया गया है अर्थ पीट में हमेशा गीला स्थिति में रखना। ऑप्शन सी में है एडिंग मोर सैंड एंड चारकोल इन अर्थ पीट्स, गड्ढे में और रेत और चारकोल भरना। या ऑप्शन डी इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम अर्थिंग करते हैं कई भूमि पर ऐसे स्थान का चूज़ करते हैं जहाँ पे गीला हो ज़मीन, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसे हम ज़मीन पर गाड़ देते हैं। फिर नीचे हम क्या करते हैं, चारकोल और सॉल्ट फिर सैंड से इसको भर देते हैं। भरने के बाद उसको पैक कर देते हैं, ठीक है, उसको खुला नहीं रखते हैं, भर देते हैं, ठीक है। इसी वाले एरिया को हम अर्थ पीट कहते हैं। अब यहाँ पे जो अर्थिंग हो रखा है और हमने अर्थ जो रॉड है डाल दिया है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, मैंने बताया कि हम वैसे जगह पे करेंगे जहाँ पे जो वहाँ की ज़मीन हो थोड़ी गीली हो, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, गीला बनाए रखते हैं। इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान जो होता है वो, अर्थ रेजिस्टेंस का मान वो कम होता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में जैसे शुष्क ऋतु में क्या होता है कि सूख जाती है ज़मीन, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कृत्रिम रूप से पानी डाल के उस जगह को, यानी अर्थ पीट वाले एरिया को हम गीला बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पीट्स वेल ऑलवेज, धरती के गड्ढों यानी कि अर्थ पीट्स में हमेशा गीला स्थिति में रखना है उस एरिया को। इससे क्या होगा, तो इससे जो मौजूदा अर्थिंग किया गया है, हो चुका है, उसमें अर्थ रेजिस्टेंस के मान को हम करने के लिए ये जो मेथड है हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन में है हम बार बार इलेक्ट्रोड को लंबा नहीं कर सकते हैं या फिर उसके व्यास को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसमें हम बार बार चारकोल या नमक डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें बार बार हम पानी डालते रहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया,
Why AC is required to measure the earth resistance by using earth resistance tester? अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है? अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जिसमें हम रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का और एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैगर, जिसमें हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं और इसमें छोटा सा एक जनरेटर भी होता है जो कि डीसी उत्पन्न करता है। तो मैगर में तो डीसी उत्पन्न होता है और इसमें छोटा जनरेटर होता है। इसी की तरह अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर भी होता है, लेकिन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में क्या होता है, डीसी की नहीं एसी की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसीलिए ताकि वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ होता है उसके इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उसको हटाने के लिए एसी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, यानी विद्युत अपघटन विवावल को हटाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एसी सिंगल फेज वायरिंग सर्किट? एसी सिंगल फेज यानी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? सिंगल फेज एसी में एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट एसी में हम अगर वोल्टेज ड्रॉप को निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। I जहाँ पे करंट है और R जहाँ पे रेजिस्टेंस है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट ओम होता है, जो कि इस तरीके का सिंबल है, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। यहाँ ऑप्शन में हम देख लेंगे, तो ऑप्शन ए में है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू I इंटू आर। और वोल्टेज ड्रॉप जो कि हम वोल्टेज निकाल रहे हैं और वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, और जिसे हम V से डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एसी सिंगल फेज में अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the maximum permissible load for a power subcircuit as per IE rules? IE नियमों के अनुसार पावर उपपरिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? IE नियम यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग पावर के सब सर्किट के लिए मैक्सिमम जो परमिसिबल लोड है वो कितना होता है? तो मैक्सिमम हम इसमें कितना लोड दे सकते हैं, ठीक है, इस सर्किट में। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। BIS या आई जो अभी इस नियम के अनुसार बताया गया है, ठीक है। तो BIS के वैद्युतिक वायरिंग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कुछ नियम्स बनाए हैं, ठीक है। उस नियम के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि लाइट एंड फैन और पावर के सब सर्किट इनका अलग, यानी लाइट एंड फैन के लिए जो सब सर्किट बनाएंगे और पावर के लिए सब सर्किट बनाएंगे, ये हमेशा अलग अलग होगा। उसके बाद लाइट एंड फैन का जो होगा उसका मैक्सिमम परमिसिबल लोड जो होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ शॉर्टकट में, लाइट एंड फैन के लिए मैक्सिमम जो लोड होता है वो 800 वाट तक होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। और पावर के लिए अगर हम कोई सब सर्किट बना रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम हम लोड दे सकते हैं 3000 वाट तक। तो ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये परमिसिबल लोड है अकॉर्डिंग टू BIS। लाइट एंड फैन के लिए 800 वाट, पावर सब सर्किट के लिए मैक्सिमम 3000 वाट। साथ ही लाइट एंड फैन में जो सब सर्किट बनाएंगे उसमें मैक्सिमम 10 पॉइंट होगा, यानी जो उपभोग बिंदु होगा वो कितना होगा? 10 पॉइंट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। और पावर के लिए सब सर्किट के लिए जो पॉइंट होगा यानी उपभोग बिंदु वो 2 होगा, मैक्सिमम हम 2 लेंगे, ये मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें से याद रखना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पावर उप परिपथ में सब सर्किट में, तो जैसे मैंने अभी बताया कितना होगा, तो 3000 वाट होगा। मैक्सिमम परमिसिबल लोड 3000 वाट होगा। यहीं इसकी जगह लाइट एंड फैन पूछता तो हो जाता 800 वाट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी आईई नियम के अनुसार पावर सब सर्किट के लिए मैक्सिमम जो परमिसिबल लोड होगा वो हो जाएगा 3000 वाट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, ये इस पर ही डिस्कस कर रहे हैं। या हम सप्लाई लेते हैं, जैसे घरों पे हम सप्लाई दे, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। कंज्यूम कौन कर रहा है, तो हम कर रहे हैं, यानी हम एक प्रकार के कंज्यूमर हैं। तो हमारे जो घर हैं, घरों में सप्लाई जो आती है, तो हम कहीं ना कहीं जैसे बाहर पोल जा रही है, ठीक है, पोलों से हम क्या करते हैं, कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो हम कनेक्शन ले रहे हैं इसी को हम सर्विस कनेक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है, तो मेनली तो हम बाहर पोल से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से ले रहे हैं, घरों तक आ रही है जो केबल कनेक्शन सप्लाई। तो ये सवाल में पूछा गया कि आपके घरों में जो मेन बोर्ड होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या बोर्ड होगा, तो वहाँ पर जो आ रही है, तो किस लोकेशन में वो सप्लाई, जो सप्लाई कहने का मतलब जो सप्लाई आ रही है बाहर से, सर्विस कनेक्शन सप्लाई जिसे हम कहते हैं, उसको कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे घरों में आपके यहाँ एनर्जी मीटर लगा होता है। ठीक है, जहाँ से आपका महीने भर में बिल आते रहता है आपके घरों पर, तो वहाँ पे दिखते रहता है कि कितने यूनिट आपने यूज़ किया, कितने पावर आपने कंज्यूम किए। तो कहने का मतलब ये है कि जो सर्विस कनेक्शन सप्लाई होती है आपके घरों के मेन बोर्ड में आकर वहीं एनर्जी मीटर पर कनेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से जहाँ पर भी आपको हर एक रूम, हर एक कमरे पे ले जाना होता है वायर को लोड पे लगाने के लिए, चाहे फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, चाहे लाइट यूज़ कर रहे हैं, चाहे और अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एनर्जी मीटर। कहने का मतलब ये है कि सर्विस कनेक्शन सप्लाई जो बाहर से आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन से, जो आपके बाहर पोल से होते हुए आ रही है, वो आपके घरों, यानी आपके घर कंज्यूमर, आप हुए, हम हुए, तो कंज्यूमर का मेन बोर्ड में किस जगह पर, तो एनर्जी मीटर की जगह पर वो कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एनर्जी मीटर, जिसे हिंदी में हम ऊर्जा मापी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। यहाँ एक दिया हुआ है चित्र, इस चित्र को देख के बताना है कि इसमें कौन सा प्रकार का टेस्ट किया जा रहा है। ये जो है डायग्राम डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन का है। ठीक है, और इसमें कुछ टेस्ट हो रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब वायरिंग इंस्टॉलेशन की जाती है, इंस्टॉलेशन के बाद तुरंत सप्लाई जो है वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, सप्लाई से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि इंसुलेशन टेस्ट हो गया, पोलैरिटी टेस्ट हो गया, कंडक्टर्स इंसुलेशन टेस्ट हो गया, अर्थिंग और कंडक्टर्स के बीच इंसुलेशन टेस्ट हो गया। ये सारी कुछ टेस्ट वगैरह की जाती है। ठीक है, उसके बाद सप्लाई दी जाती है। तो इसमें हमें बताना है कि ये वायरिंग इंस्टॉलेशन में कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट लैंप है। ठीक है, इस टेस्ट लैंप का, क्योंकि टेस्ट लैंप पे 2 ही सिरा होता है, एक सिरा कहाँ गया है, एक सिरा गया हुआ है, एक यहाँ पर एक स्विच हम कह सकते हैं, स्विच का एक सिरा पे गया है, और दूसरा सिरा जो है वो अर्थिंग के साथ लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ अर्थिंग क्या है। ठीक है, ये जो सिंबल है, तो एक सिरा इसका चला गया है अर्थ पर और एक गया है स्विच के एक सिरे पर।
तो इस तरीके से ये जो टेस्ट होता है, इस प्रकार का जो टेस्ट होता है, इसे हम कहते हैं पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट कहते हैं। ये पोलैरिटी टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, मतलब क्यों टेस्ट किया जाता है? तो ये जो पोलैरिटी टेस्ट इसलिए किया जाता है कि जब हम वायरिंग इंस्टॉलेशन करते हैं, तो जैसे कि कंट्रोलिंग स्विच, कंट्रोलिंग डिवाइस क्या हो गया, एक स्विच हो गया, ठीक है। तो स्विच में हम नॉर्मली स्पेशल वायरिंग को छोड़ के डोमेस्टिक वायरिंग में हम क्या करते हैं, हम इसमें फेज़ डालते हैं, फेज़ का वायर डालते हैं। तो पोलैरिटी टेस्ट में यही देखना होता है कि जो स्विच में पॉइंट पे डाला गया है, जिसका भी कनेक्शन, वो वाकई में फेज का ही कंडक्टर है या नहीं है। और साथ ही साथ जैसे सॉकेट होता है, सॉकेट मान लेते हैं 3 पॉइंट भी होता है, 5 पॉइंट भी होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो ये ऊपर वाला तो अर्थ का हो जाता है, अर्थिंग के लिए। और ये जो 2 है होता है नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा मोटा होता है, नीचे जो 2 होता है, एक होता है फेज़ के लिए यानी लाइन के लिए होता है, और एक होता है न्यूट्रल के लिए, एक न्यूट्रल और एक लाइन, ठीक है। तो ये ई हो गया, ये लाइन, ये एन। तो इसमें देखना होता है कि जो राइट वाला पिन है सॉकेट का, वो सही में फेज कंडक्टर ही उसमें डाला गया है कि नहीं, इसकी भी जांच करते हैं पोलैरिटी टेस्ट में। तो यहाँ पर इस डायग्राम में वही टेस्ट किया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि पोलैरिटी टेस्ट में क्या देखा जाता है। तो पोलैरिटी टेस्ट में देखा जाता है कि सॉकेट का राइट पिन और स्विच जो कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करें, उसमें फेज कंडक्टर ही डाला गया है कि नहीं। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट लैम्प का, और इस टेस्ट को हम कहेंगे पोलैरिटी टेस्ट। यहाँ इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, इस वाले हिस्से को, ठीक है। इस टेस्ट को करने के लिए क्या किया जाता है, मेन सप्लाई का जो स्विच है, फ्यूज़ है, वो रहने दिया जाता है, और बाकी जहाँ पे भी होल्डर में जो बल्ब होते हैं उसको हटा लिया जाता है, ठीक है। और स्विच जो होते हैं, स्विच कंडीशन को ऑफ कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। और फिर लैम्प का एक सिरा स्विच के एक पॉइंट पे रखते हैं और दूसरा सिरा अर्थ वाले पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, अर्थिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उस पर। और इस केस में अगर लैम्प जल जाता है तो इसमें ये समझा जाता है कि पोलैरिटी ओके है, यानी कि जो फेज कंडक्टर है वो सॉकेट के राइट पिन पर है, और स्विच में भी फेज कंडक्टर ही डाला गया है। तो इस तरीके से पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी पोलैरिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परमिसिबल लीकेज करेंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव जो है करंट यानी धारा का मान क्या होगा। यहाँ जो है करंट का मान क्या है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम घरेलू वायरिंग करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वहाँ कुछ टेस्ट वगैरह भी की जाती है, उसके बाद सप्लाई किया जाता है। तो उसमें लीकेज करंट का भी एक टेस्ट किया जाता है। तो लीकेज करंट का भी एक दर होता है कि अगर लीकेज हो रहा है तो कितना तक होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय विद्युत नियम के अनुसार कोई वायरिंग सर्किट जो होते हैं उसमें लीकेज करंट जो होता है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ LC, लीकेज करंट जो होता है उसका मान जो होता है फुल लोड जितना होता है ना, फुल लोड, उस फुल लोड करंट के 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना याद रखना है। तो लीकेज करंट होगा फुल लोड करंट के 1/5000 भाग से, उसके इतने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो ऑप्शन में देख ले तो ऑप्शन 1 में क्या है, 1/5 इंटू फुल लोड करंट, नहीं। ऑप्शन बी 1/50 यानी 1/50वें, यानी फुल लोड की
50वें भाग के बराबर, तो इसका भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1/500 भी, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि फुल लोड करंट जो होता है उसके 1/5000वें भाग के भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे कम है तो ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 1/5000 इंटू फुल लोड करेंट, यानी फुल लोड करेंट का 1/5000 भाग के इतना, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर। विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो डाइवर्सिटी फैक्टर को ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल लोड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन के बाद डायरेक्ट सप्लाई नहीं दिया जाता है, उससे पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं न्यू, यानी नया डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। घरेलू वायरिंग की स्थापना कर लिए हैं, उसको हम टेस्टिंग के लिए कौन सा उपकरण का जो है वो हम उपयोग करेंगे, वो होता है मैगर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए हम मैगर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? अगेन यहाँ पर और एक फिगर है, इस फिगर को देख के बताना है कि ये कौन सा प्रकार का टेस्ट है वायरिंग इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये मैगर है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एम से इंडिकेट कर दे रही हूँ, ये एम मैगर है। तो यहाँ पर मैगर से कौन सा टेस्ट किया जा रहा है? तो यहाँ जब आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से पाएंगे कि ये जो एक वायर, ये जो न्यूट्रल का गया है और ये लाइन का गया है, इसको यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया है, देख सकते हैं, शॉर्ट किया गया है। और शॉर्ट करने के बाद उसका एक सिरा मैगर का एक सिरे में दिया गया है और मैगर का दूसरा सिरा कहाँ चला गया है? अर्थ के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि मैगर का एक सिरा वायरिंग के अर्थ के साथ कनेक्ट है, इसका ये वाला एक पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा, और दूसरा सिरा कहाँ चला गया? दूसरा सिरा जो सप्लाई माने मेन सप्लाई से जा रही थी उसका जो एक लाइन की ओर जा रहा था और एक न्यूट्रल की ओर जा रहा था, उससे मेन सप्लाई उसमें हटा दिया जाता है, तो उसके साथ कनेक्टेड है इसका दूसरा सिरा। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हो आप मैगर से, तो मैगर से जब आप इंसुलेशन टेस्ट करोगे वायरिंग का, तो वायरिंग का जो मेन सप्लाई होता है, ठीक है, मेन सप्लाई कनेक्शन जो होता है वो हमेशा हटा देना चाहिए, वो कभी भी उसके साथ कनेक्ट नहीं रखना चाहिए, उसके बाद ही मैगर से टेस्ट करना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बहुत ज़बरदस्त झटका लग सकता है और ये ख़तरनाक हो सकता है। तो मेन सप्लाई हमेशा कटने के बाद ही मैगर से टेस्ट करना है। तो इस टेस्ट में क्या करना है, इस टेस्ट में क्या हो रहा है कि मेन सप्लाई यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। जितने भी फ्यूज़ कैरियर होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, फ्यूज़ को निकाल दिया जाता है फ्यूज़ कैरियर से।
अब उसके बाद क्या किया जाए, मेन सप्लाई भी काट दिया गया है और मैगर में 2 सिरे हैं, ठीक है। 2 सिरे, एक सिरा चला जाएगा कहाँ पे, न्यूट्रल और लाइन का जो कंडक्टर होगा उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा। शॉर्ट करने के बाद वहाँ पर एक सिरा निकाल दिया जाएगा और एक सिरा मैगर का एक सिरे से कनेक्ट कर देंगे और मैगर का दूसरा सिरा कहाँ चला जाएगा, अर्थ का वायरिंग के जो अर्थ वाले पॉइंट होंगे उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स कहने का मतलब है न्यूट्रल वाला भी कंडक्टर है और लाइन वाला भी कंडक्टर है। कंडक्टर्स और अर्थ के बीच इंसुलेशन को टेस्ट किया जा रहा है इस टेस्ट में, ठीक है। ये जब टेस्ट करते हैं तो जैसे सॉकेट होता है, सॉकेट में ये तो अर्थ हो गया, इसकी बात ही अलग है। तो जो लाइन और न्यूट्रल होता है इन दोनों को भी शॉर्ट कर दिया जाता है एक जम्फर वायर से। जम्फर वायर मतलब एक नॉर्मली कॉपर वायर जिसको हम जम्फर वायर बोलते हैं, शॉर्ट कर दिया जाता है इस टेस्ट में, ठीक है। ताकि हमें मेनली तो इसमें न्यूट्रल कंडक्टर और लाइन कंडक्टर दोनों को एक ही साथ हम ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों को एक साथ शॉर्ट करने के बाद एक सिरा मैगर के एक सिरे से जोड़ देते हैं और मैगर का दूसरा सिरा वायरिंग के अर्थ वाले पॉइंट से। तो ये टेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये टेस्ट हो जाएगा इंसुलेशन टेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन किन किन के बीच, तो कंडक्टर्स और अर्थ के बीच। ये कंडक्टर्स हो गया और एक हो गया अर्थ के बीच, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन पोलैरिटी नो, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट नहीं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है। हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन किन किन के बीच, तो बिटवीन कंडक्टर्स एंड अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और एक बात, जब ये टेस्ट कर रहे होते हैं तो मैगर में हमें कुछ रीडिंग दिखाता है, रीडिंग कुछ शो होता है। तो रीडिंग जो होता है वो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तभी हम समझेंगे कि कंडक्टर्स और अर्थ के बीच जो है इंसुलेशन टेस्ट जो हो रहा है वो सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? मेनली सिस्टम अर्थिंग वहाँ किया जाता है जहाँ पर लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, बड़े बड़े भारी जो वैद्युतिक मशीनें होती हैं वहाँ पे हम सिस्टम अर्थिंग करते हैं। तो लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहाँ होते हैं? जनरली जनरेटिंग स्टेशन पर होता है या फिर सब स्टेशन वगैरह पे होता है। तो यहाँ पर हम अर्थिंग सिस्टम अर्थिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम अर्थिंग हम करते हैं, ऑप्शन ए में है जनरेटिंग स्टेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंस्टॉलेशन, स्मॉल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन या डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो मैंने अभी बताया कि लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहाँ होते हैं वहाँ पे हम सिस्टम अर्थिंग करते हैं। तो सिस्टम अर्थिंग कहाँ करेंगे? ऑप्शन ए यानी जनरेटिंग स्टेशन पे, ठीक है, क्योंकि यहीं पर लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं पाए जाएंगे, ठीक है। और बाकी इन 3 जगहों पर उतने बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं होंगे। जहाँ पे बड़े इक्विपमेंट होंगे वहाँ पर हम सिस्टम अर्थिंग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे पावर जो है वहाँ पे जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेस्ट टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग मैगर। मैगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? तो इसमें बताना है कि मैगर से कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी तो डिस्कस किए ही थे। तो मैगर से हम यूज़ करते हैं, यानी इससे क्या काम करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मैगर का उपयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स
इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।